आज भी सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। आज से कुछ महीनों पहले तक वो प्रधानमंत्री के एक चहेते नेता थे। आज जब वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो आप सीबीआई उनके पास भेज रहे हैं। यह संदेश दिया जा रहा है सीबीआई को सत्यपाल मलिक के पीछे लगाकर एक संदेश न केवल सत्यपाल मलिक को दिया जा रहा है, और वो संदेश क्या है? वो संदेश वही है जो 14 फरवरी 2019 को उन्हें फोन पे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, तुम चुप रहो। इस बात की तो हैरानी आप में से किसी को नहीं हुई होगी कि सीबीआई को श्री सत्यपाल मलिक के पीछे छोड़ दिया। वो होना ही था। हैरानी इस बात की हमें तो हुई, मुझे पूरा भरोसा है आपको भी हुई होगी, ये करने में 10 दिन क्यों लगा दिए साहब ने? तबीयत तो ठीक है साहब की हमारे, 10 दिन लग गए सीबीआई को सत्यपाल मलिक जी को बुलाने में। हमें बड़ी चिंता हो रही है साहब की। या तो सीबीआई और एजेंसीज अब सुन नहीं रहे साहब की, या सोचने में मजबूर हो गए कि करें या नहीं करें, या गर्मी की छुट्टियां हो गई चले गए, हमें नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन 10 दिन साहब को लग जाएं एजेंसीज को सत्यपाल मलिक जी के पीछे छोड़ने में, यह हैरानी की बात है। पूरा देश इंतजार कर रहा था और इंतजार कर रहा है कि पुलवामा पर जो खुलासा सत्यपाल मलिक जी ने किया, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई कुछ बोलेगा, कोई तो मुंह खोलेगा, कोई जानकारी देगा, कोई जवाब देगा, कोई प्रतिक्रिया देगा। क्योंकि सत्यपाल मलिक जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सुरक्षा में चूक थी, 5 विमान अगर मुहैया करा दिए जाते जवानों को सीआरपीएफ के, तो ये आतंकी हमले से वो बच सकते थे। सरकार ने वो विमान देने से इनकार कर दिया। यह बात 2019 में 14 फरवरी की शाम को जब प्रधानमंत्री जी को फोन पर सत्यपाल मलिक जी ने बताई कि साहब ये लापरवाही है, ये चूक है जिसके चलते हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा, तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। इतना बड़ा खुलासा सत्यपाल मलिक जी ने किया, एक इंटरव्यू में किया। उसके बाद भी एकदम चुप्पी सरकार की तरफ से। हां, ट्रोल आर्मी जो है इनकी सत्यपाल मलिक जी के पीछे पड़ गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सत्यपाल मलिक जी ने भ्रष्टाचार के विषय में भी कुछ कहा कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया गोवा के, जब वो राज्यपाल थे और उन्होंने प्रधानमंत्री के संज्ञान में गोवा के मुख्यमंत्री का जो भ्रष्टाचार है वो जब लाए, तो कार्रवाई मुख्यमंत्री पर नहीं हुई। आज भी वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक जी को आनन फानन में हटा दिया गया गोवा से। एक विशेष विमान भेजा गया उनको कि यहां से रवाना करो, यहां बैठो भी नहीं, रुको भी नहीं, एक दिन भी नहीं रुको। तो सत्यपाल मलिक जी ने अदानी जी वाले मुद्दे पर भी अपने विचार रखे कि प्रधानमंत्री को यह अदानी वाला जो मामला है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। ये तमाम कारण बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताते हैं कि सीबीआई, ईडी और तमाम एजेंसीज अब सत्यपाल मलिक जी का पता उन्हें मिल गया हो, अब वो जा रहे हैं। आपको याद होगा यही बात बिना राम माधव का नाम लिए सत्यपाल मलिक जी ने 2021 में भी बोली थी। कहा था आरएसएस के एक व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के बहुत नजदीकी हैं, वो 1-2 प्रोजेक्ट्स में बड़ी रुचि रख रहे हैं जिसमें 300 करोड़ की रिश्वत इन्हें सत्यपाल मलिक जी को भी मिल सकती है। उसके बाद भी सीबीआई ने सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था 2021 की अक्टूबर में।
आज फिर से खबर तो यह आ रही है कि सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट सीबीआई रिकॉर्ड करने वाली है। जिस व्यक्ति का नाम लिया उसके बारे में कोई जानकारी? क्या राम माधव से कोई पूछताछ हुई सीबीआई की तरफ से? कोई और एजेंसी का नोटिस उन्हें गया? अगर गया तो यह जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? इसमें क्यों छिपाया जा रहा है? क्या राम माधव के तार आरएसएस में और ऊपर तक जुड़े हैं? क्या वो प्रधानमंत्री के वाकई नजदीकी हैं? ये तमाम सवाल सत्यपाल मलिक जी के खुलासों के बाद मुंह बाए खड़े हैं। हम सब इनके जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। यह संदेश दिया जा रहा है सीबीआई को, सत्यपाल मलिक के पीछे लगाकर एक संदेश न केवल सत्यपाल मलिक को दिया जा रहा है। और वो संदेश क्या है? वो संदेश वही है जो 14 फरवरी 2019 को उन्हें फोन पे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, तुम चुप रहो। फिर से वो संदेश अब की बार सीबीआई के मार्फत दिलवाया जा रहा है सत्यपाल मलिक जी को कि आप अभी भी चुप रहिए तो आपके लिए, आपका भलाई इसी में। ना केवल यह संदेश सत्यपाल मलिक के लिए है, यह संदेश ऐसे तमाम लोगों के लिए है जो न तो पेड़ हैं और ना ही वो रेड से डरते हैं, उनमें जमीर है, उनके भीतर सत्य की आवाज है। वो आज सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं तो उनको ये धमकाया जा रहा है कि अगर आप सत्यपाल मलिक जी की तरह मुंह खोलेंगे तो आपके दरवाजे पर भी सीबीआई दस्तक देगी। ये स्थिति साहब ने एजेंसीज की बना दी है, ये स्थिति साहब ने संविधान की बना दी है। और ये व्यक्ति कौन है सत्यपाल मलिक? कोई कांग्रेस के नहीं है, कोई विपक्ष के नहीं है। आज भी जब मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं, आज भी सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। आज से कुछ महीनों पहले तक वो प्रधानमंत्री के एक चहेते नेता थे। आज से कुछ महीनों पहले वो राज्यपाल भी थे। आज से 1.5 साल पहले वो जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य के राज्यपाल थे, 2-2.5 साल पहले। तो लगातार आपने उनको एक से एक अच्छी पोस्ट दी। आज जब वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो आप सीबीआई उनके पास भेज रहे हैं। जिस पर आरोप लगाया, सुना है वो अमेरिका में घूम रहे हैं, और जिसने आरोप लगाया वो अब सीबीआई के चक्कर काटेगा। तो जो राहुल गांधी बार बार हम सबको कहते हैं डरो मत, यह बात अब लोगों को समझ में आने लगी है। यह बात शायद सीबीआई को भी समझ में आने लगी है। 10 दिन इसीलिए लगे होंगे। और सत्यपाल मलिक जी के खुलासों के बाद ऐसे कई लोग हैं जो और कई खुलासे करने वाले हैं। इस सरकार के 9 साल जिस तरह से गुजरे हैं, जिस तरह से निर्णय लिए गए हैं, जिस तरह की नीतियां निर्धारित की गई हैं, ऐसी कई चीजें हैं जो इन्हें ये छुपाना चाहते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो वो बातें बताना चाहते हैं। आने वाले दिनों में आप सबके लिए बहुत रोचक होने वाले हैं और लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा सत्यपाल मलिक जैसे लोग ही करते हैं जो सही वक्त पे बोलना जानते हैं। आपके सवाल। We were not surprised when we heard that the CBI has summoned Mr. Satyapal Malik, the former governor of Jammu and Kashmir, the former governor of Bihar, the former governor of Goa and Meghalaya. We are surprised, however, that it took the CBI 10 days to indulge into this vengeful activity. We don't know why it took 10 days for the Prime Minister. Normally, he is very prompt in silencing his critics. What did Satyapal Malik do? He asked some very relevant, very pertinent questions, questions related to national security. The expose, and I would happily call it an expose because it involves something which has hurt each one of us a lot. Losing 40 brave hearts in a terror attack, which could have been avoided had the government provided 5 aircrafts to the Jawans to be ferried from Jammu to Srinagar.
When Mr. Satyapal Malik pointed this out on the evening of 14 February 2019 to the Prime Minister in a telephonic conversation, the Prime Minister asked him to keep quiet. The CBI summons yesterday to Satyapal Malik are a reiteration of the same advice which the Prime Minister gave to him on the evening of 14 February 2019. Mr. Satyapal Malik this time is being asked to keep quiet. However, the messenger is the CBI. It is very interesting and ironical that the CBI is knocking at the door of the whistleblower and not at the door of the person accused by Satyapal Malik of indulging into malpractices. We don't know whether Mr. Ram Madhav has been summoned by the CBI. Mr. Satyapal Malik already recorded his statement in October of 2022 on the same case. Why is he being summoned again, and why Mr. Ram Madhav is happily giving lectures in America? Has Mr. Ram Madhav also been summoned? The strength of a democracy lies in the courage people like Satyapal Malik show when they question those in power. Not everybody can be raided, not everybody will be scared, not everybody can be paid. That's where the strength of our democracy lies. We are waiting for answers on Pulwama. We are waiting for answers on the Prime Minister's proximity with Mr. Ram Madhav and Mr. Ram Madhav's proximity with some industrial houses. If it is true, these are very serious issues and we need answers. Your questions, please. देखिए, पहले हम तो ये चाहते हैं कि सीधा सीधा प्रधानमंत्री का नाम लेकर सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है पुलवामा हमले पर। प्रधानमंत्री को सामने आके जवाब देना चाहिए। डोभाल साहब का नाम लिया, एनएसए का नाम लिया, उन्हें जवाब देना चाहिए। जवाब तो दीजिए। अभी फिर इसी हफ्ते हमने 5 जवान और गंवाए, उसी इलाके में गंवाए, टेरर अटैक में गंवाए। तो एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं होती रहें और इतनी बड़ी घटना 40 जवानों की शहादत पे आपको जवाब नहीं मिल रहे, सरकार मुंह बंद करके बैठी हुई है। और ऐसे व्यक्ति ने यह बात कही है जो वहां के राज्यपाल थे, उस वक्त राज्यपाल थे। तो पहले उत्तर तो दें, फिर बात करेंगे जांच का। पहले सामने तो आए। क्यों डर के बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री? क्यों डर के बैठे हुए हैं डोभाल साहब? क्यों डर के बैठे हुए हैं गृह मंत्री और उस वक्त के गृह मंत्री? इन सबका नाम लिया उन्होंने। आए सामने, जवाब दें। And these are inane statements, especially when they come from a man who himself doesn't follow this advice. I mean, you're so obsessed with events, you're so obsessed with your image. Look at where the economy is, look at the unemployment figures, look at the misplaced priorities of the government, look at the situation on the borders with China. Anyway, good advice is good wherever it comes from, but people also question those who are giving this advice. पहले इस पे थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। आप करिए, चलिए पूछ लीजिए। सवाल ये है कि आतंकी घटनाओं की बात करें, पुंछ नदी अभी आतंकी घटना हुई है, पुलवामा के दिन और पहले भी कई आतंकी हमलों में, हालांकि पुंछ का भी कोई नाम सामने नहीं आया किसी देश का। पाकिस्तान जिम्मेदार रहा है, पाकिस्तान में पूरी रणनीति बनाई गई है हमले की। अगले महीने की शुरुआत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आ रहे हैं और साइडलाइन में कई बार द्विपक्षीय बातचीत भी होती है भारतीय विदेश मंत्री। क्या आप चाहेंगे कि तमाम आतंकी मसलों पर भारत मजबूती से अपनी बात रखे उनके सामने और अपने पक्ष से अवगत करें? जाहिर सी बात है, 2014 में नवाज शरीफ साहब भी यहां आए थे
और अब बिलावल भुट्टो भी आ रहे हैं। पूरा देश ये उम्मीद करता है अपनी सरकार से कि कड़े रुख से हम आंखों में आंखें डाल के पूछें, कुछ सवाल पूछें। बार बार बॉर्डर से, और इस बार पिछली बार भी आपने देखा आरडीएक्स लेकर आना कोई छोटी बात नहीं होती। तो इस पे जाहिर सी बात है हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो एक कड़ा रुख अपनाएगी और आंखों में आंखें डाल के बात करेगी। राहुल गांधी ने जिस तरह का अपना चरित्र सबके सामने प्रदर्शित किया है, इस बात से हम सबको सीखना चाहिए। साहेब, कोठी और गुलाम एक पिक्चर बनानी चाहिए। पहले थी ना एक साहेब, बीवी और गुलाम, तो अब एक नया उसका सीक्वल आना चाहिए, साहेब, कोठी और गुलाम। तो ऐसे कई लोग हैं, हमें सीखना चाहिए। उसमें विलेन भी हैं, हीरो तो होंगे ही कोई, विलेन भी हैं। कि किसी भी चीज से, सरकारी कोठी से, पद से इतनी मोह नहीं हो जाना चाहिए कि आप अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांत पर से समझौता कर लें। यह बात हम सबको सीखनी है, राहुल गांधी से सीखनी है। वो चाहते चुप हो सकते थे, वो चाहते माफी मांग के पीछे बैठ जाते, आराम से लोकसभा की सदस्यता भी रहती, घर में भी रहते, लेकिन उनकी प्राथमिकता है कि अपने सिद्धांत से समझौता किए बगैर संघर्ष करके जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, ये साबित करना। No festival is intended by those who celebrate in the true spirit of a festival. No festival is intended to lead to riots. Festivals in this country are a beautiful occasion where people, irrespective of whether they celebrate a particular festival or not, come together and join each other in those celebrations. These are joyous occasions. Anybody who is trying to misuse such occasions in creating enmity amongst communities and castes is a problem, and that should be dealt with a stern hand by the government. नहीं, इसमें तो क्या, इसमें हमारा क्या ओपिनियन होना चाहिए? हम इसमें कोई ओपिनियन नहीं रखते। करिए आपको जो करना है। जो नियमानुसार जो कार्रवाई एक सरकार को करनी चाहिए वो हर सरकार को करनी ही चाहिए। उसमें हम कोई राजनीतिकरण करके कोई उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए, जो सार्वजनिक मंच पर जाकर पार्टी के विरुद्ध आप खुलकर एक के बाद एक लगातार टिप्पणी करेंगे तो एक लक्ष्मण रेखा हर संगठन की होती है। हां, मैं मानता हूं हमारे संगठन में वो लक्ष्मण रेखा संकुचित नहीं है। हम लोग बहुत लोकतांत्रिक रवैया रखते हैं, लेकिन संगठन हो या परिवार हो, एक लक्ष्मण रेखा हम सब निर्धारित करते हैं। तो उस लक्ष्मण रेखा को बार बार कोई उसका उल्लंघन करे तो कार्रवाई होती है। सर, आपने प्रेस ब्रीफ किया था, टीवी पैड पे सवाल उठा के 8 सवाल चुनाव आयोग से पूछा था। चुनाव आयोग में ये मामला पहुंच गया है, जानकारी पहुंच गई है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से वहां से कि कोई डिफेक्टिव नहीं है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है गलत है। तो हमने पूछा, हमने जानकारी मांगी कि क्या इस तरह का जवाब कांग्रेस को भेजा जाएगा। तो सवाल ये कि क्या आधिकारिक तौर पर भी आपका कोई प्रतिनिधिमंडल
जब आधिकारिक तौर पे हम इस बात को चुनाव आयोग के सामने रखेंगे तो आपको जरूर आपके संज्ञान में लाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के साथ साथ कल हमने आपके सामने एक पत्र, जो चुनाव आयोग का ही पत्र था, उन तीनों कंपनीज को जो मशीनें लौटाने की बात थी रिपेयर करने के लिए, वो पत्र भी जारी किया था। तो उसके बाद कोई गुंजाइश इस बात की तो नहीं रह जाती कि बिल्कुल कोई डिफेक्ट निकला ही नहीं। पारदर्शिता बहुत आवश्यक होती है चुनावी प्रक्रिया में। इस बात की महत्व को चुनाव आयोग समझेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। सर एक सवाल है, सुप्रीम ओवैसी ने अतीत के शूटर्स की तुलना नागौर कोर्ट से की है, जिस पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि क्या अतीत की तुलना गांधी से नहीं, ये तुलनाएं गलत होती हैं। रूल ऑफ लॉ से देश चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात पर बिल्कुल अडिग है। नियम, संविधान और कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, वो कोई भी हो उसके खिलाफ। मैं इस तरह की तुलनाओं और इस तरह की डिबेट में नहीं पड़ना चाहता। Sir, the Haryana government has said in the Punjab and Haryana High Court that there was no violation of rules and regulations in the land transfer deal between Robert Vadra's Skylight Hospitality and DLF. Though the Haryana government has also clarified that clean sheet has not been given to Robert Vadra yet. So how do you see this? It's painful to see how Mr. Robert Vadra was hounded. And when I say hounded, it was not just by the then opposition, which was BJP, also the media, without an iota of evidence. Just because a particular political party was trying to paint him in a particular color, trying to defame him, I participated in hundreds of debates on the issue of Mr. Robert Vadra. Why? Where is the charge? What is the charge? Now, and this is a particular pattern, if you see, and I'll read it out. I was making a note on this. In the Bofors issue, we were given a clean sheet by the court. In the 2G issue, no scam was found. In the so-called coal scam, no scam was found. And now, in the issue of Mr. Robert Vadra, the same party's government, the party which went to town trying to defame Mr. Robert Vadra and through him the Congress party, now that party is in power. And that very government goes to the court and says no wrongdoing was found. Who all will apologize now? Will the media also introspect? I'm sorry, I'm very pained at this. You can't just stand up one fine morning and start defaming someone just because it suits your agenda. So, who in the BJP will apologize? We also want to know that. We want to see that. And all of us, whether we are in the opposition, whether we are in the media, whether we are in power, must introspect on the kind of campaigns we run against individuals who have nothing to do with politics, who are doing their legitimate businesses in a very legitimate manner, and you suddenly start attacking them, suddenly start defaming them. So I hope this is a wake-up call for all of us too, who indulge in this kind of character assassination of individuals.